हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज हम लोग फिर जो है एक और न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल। तो सपोज़ मान लीजिए कि एक मास है जो हैंग कर रहा है ना, सीलिंग से बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, है ना। थ्रेड क्या है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, और एक बॉब एम मास का जो है लटक रहा है सीलिंग से। यहाँ पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं ये बॉब लटक रहा है। तो बॉब का डाउनवर्ड वेट फोर्स क्या हो गया, वह एम जी हो जाएगा, है ना। और एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसका कि मैग्नीट्यूड जो होता है वेट फोर्स जितना है बॉब का उसके बराबर है ना। और वह जो है लग रहा है, इसको अभी नेगलेक्ट कर दीजिए, वी एफ, है ना। तो एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी जो है यह लग रहा है और बॉब के ऊपर। ये कांस्टेंट है, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉब पे लग रहा है। हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज हम लोग दरअसल में एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम पर, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम पर ये एक और न्यूमेरिकल है। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉब है जिसका मास एम है और ये हैंग कर रहा है, एक सीलिंग से लटक रहा है। और ये किसके मदद से लटक रहा है, थ्रेड के मदद से। थ्रेड कैसा है, वह मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, यानी उसका ज़ीरो मास है और वह इनएक्सटेंसिबल है, तो एक्सटेंड नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा बॉब जिसका डाउनवर्ड वेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी, क्योंकि बॉब का मास एम है, सीलिंग से लटक रहा है। और फिर कह रहा है कि इस बॉब के ऊपर जो है ना एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, और इसका वैल्यू कितना है, एम जी ही है। मतलब जितना कि इसका वेट फोर्स है इस बॉब का, उतने मैग्नीट्यूड का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी ये फोर्स हर समय जो है हॉरिजॉन्टल लग रहा है और इतना ही मैग्नीट्यूड का लग रहा है। जब बोल रहा है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स का मतलब हुआ कि उसका डायरेक्शन भी वही है, हमेशा यही रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल के अलोंग लेफ्ट से राइट की तरफ रहेगा हर समय डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी हर समय क्या रहेगा, एम जी ही रहेगा, है ना। यही मतलब हुआ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स का। अब आता है कि अभी बॉब कहाँ है, यह इनिशियल पॉइंट पर है। तो अभी बॉब जो है अपने लोएस्ट पॉइंट पर है, और ये लोएस्ट पॉइंट जो है यही है बॉब का इनिशियल पॉइंट ए। ये जो देख रहे हैं ना ए, ये इस बॉब का इनिशियल पॉइंट हो गया। और अभी बॉब क्या है, रेस्ट पर है। तो हम कह सकते हैं बॉब का जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वह क्या हो गया, वह यह इनिशियल स्पीड जो है बॉब का वह क्या हो गया, वह ज़ीरो हो गया। ठीक है। और अब जो है अब जो है यह बॉब जो है, सॉरी, यह बॉब रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है कि इसका जो स्ट्रिंग है वह टाउट है ना। हर समय उसका स्ट्रिंग टाउट है, टाइट है, और वह रीच करता है फाइनल पॉइंट बी, यानी कहीं ना कहीं ये फाइनल पॉइंट बी पर मान लीजिए पहुंचता है। जिस समय यह बी पर पहुंच रहा है तो उस समय कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसका थ्रेड वर्टिकल के साथ, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये बॉब जब यहाँ आया तो ये कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया, यही वह फाइनल पॉइंट बी, है ना। तो ये अभी मान लिए हम फाइनल पॉइंट बी। इस समय जो स्पीड है बॉब का वह क्या है, वह वी एफ है ना। इस समय बॉब का स्पीड वी एफ है, और ये बॉब जो है इस समय फाइनल पॉइंट बी पे जब आया तो कितना एंगल बना रहा है इस वर्टिकल के साथ, तो इस वर्टिकल के साथ बना रहा है यह 45 डिग्री का एंगल। इतना सा इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दे दिया है। अब हमको कह रहा है, अब हमको क्या कह रहा है, अब हमको निकालने कह रहा है ना,
ये फाइंड द वेलोसिटी, यही क्वेश्चन में हमको कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द वेलोसिटी। यही जो वी एफ है ना, यही हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। कब? जब यह बॉब पॉइंट बी पर फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, यानी जब थ्रेड जो है वह कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री एंगल बनाएगा विद द वर्टिकल। तो इस समय बॉब का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या है, यही पता करना है। यही है क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, सबसे पहला काम क्या है? इस बॉब का एफबीडी बनाना है। ये जो पेंडुलम है ना, इसका जो ये जो बॉब है, ये जो बॉब है, इस बॉब का एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमको सबसे पहले। तो हम कह सकते हैं इस बॉब पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला फोर्स है इस बॉब का, ये डाउनवर्ड वेट फोर्स mg, ये भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड वेट फोर्स तो हर समय इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और हर समय मैग्नीट्यूड क्या होगा? mg होगा। बॉब जब यहाँ पर आएगा तब भी जो है ये जो वेट फोर्स होगा, डाउनवर्ड वेट फोर्स, ये भी डाउनवर्ड ही होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? mg ही होगा। तो ये हो गया डाउनवर्ड वेट फोर्स। दूसरा हो गया टेंशन फोर्स। ये हो गया टेंशन फोर्स जो इस बॉब में लग रहा है। किसके अलोंग लग रहा है? इस स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है। ये जो स्ट्रिंग है इसके अलोंग ये टेंशन फोर्स लग रहा है ना। और तीसरा क्या है? कांस्टेंट फोर्स F है। तीसरा है कांस्टेंट फोर्स F। ये भी क्वेश्चन में दे दिया है कि ये F फोर्स क्या है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेंशन फोर्स कांस्टेंट नहीं है। अब बोलोगे कैसे? देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है। जब यहाँ पर बॉब है A, इस समय भी मैग्नीट्यूड मान लीजिए A है। जब ये बॉब आया यहाँ पर तो इस समय भी मान लीजिए कि टाउट है और इस समय भी टेंशन मान लीजिए T ही है। लेकिन ये जो है ना चेंज कर रहा है इसका क्या? इसका डायरेक्शन आप देख लो, यहाँ कुछ डायरेक्शन है और यहाँ पर जो है कुछ डायरेक्शन है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देख लो टेंशन इस तरफ लग रहा है और यहाँ जब है बॉब तो टेंशन इस तरफ लग रहा है, तो डायरेक्शन अलग अलग हो गया। इसलिए ये टेंशन क्या हो गया? ये एक वेरिएबल फोर्स हो गया। ये टेंशन वेरिएबल फोर्स हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉब पर जो तीनों फोर्सेस लग रहे हैं mg, तो ये कांस्टेंट है। ये F एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F, ये भी कांस्टेंट है। लेकिन ये जो टेंशन है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। इस बात को याद रखिएगा। आप देखिएगा इस वेरिएबल फोर्स के लिए अलग व्यवस्था होगा आगे, ठीक है। तो अब आया कि अब हम क्या मान लेंगे? अब हम मान लेंगे कि ये जो थ्रेड है ना, इसका लेंथ L मान लिए। ये जो थ्रेड है इसका लेंथ L मान लिए। ये हो गया L लेंथ का थ्रेड। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है ना इस बॉब का, किस एक्सिस के लॉन्ग? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, वह क्या होगा? वह dB होगा, यही ना होगा। बॉब जब यहाँ से ऐसे आर्क के अलोंग जब यहाँ आया फाइनल पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल के अलोंग, यानी ये dB डिस्प्लेसमेंट हुआ D से B के तरफ। ये हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, है ना। और क्या कहा गया है? तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री जो होगा, देखिए ये जो साइन 45 डिग्री है ये क्या होगा? यह होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया dB। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? वह हो गया CB। क्लियर हो गया? तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही हो गया साइन 45 डिग्री, यही हो गया dB बाय CB। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये जो साइन 45 डिग्री है, ये जो है साइन 45 डिग्री, यह क्या है? यह 1/√2, यह हो गया 1/√2। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/√2 हो गया। dB का dB उतर गया और CB क्या हो गया? यह L लेंथ हो गया, यहाँ C से लेके यहाँ तक B तक, यही हो गया L लेंथ। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग dB इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? L/√2, है ना। ये जो लेंथ है दैट इज लेंथ अपॉन √2। तो हमारा dB का वैल्यू निकल गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? ये हो गया L/√2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बॉब का अलोंग वर्टिकल, और वह क्या है, वह AD है। ध्यान दीजिएगा, जब बॉब यहाँ से आर्क के अलोंग, AB आर्क के अलोंग ऐसे मुड़ते हुए जब ये आर्क के अलोंग B पॉइंट तक आया, तो वर्टिकल के अलोंग इस बॉब का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, तो वर्टिकल के अलोंग इस बॉब का डिस्प्लेसमेंट A से D के तरफ हुआ, है ना। तो A से D के तरफ हुआ, यानी ये AD, यही वह डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल के अलोंग। जब यह बॉब आर्क के अलोंग ऐसे घूमते हुए ऐसे पॉइंट B तक आया, A से B तक, तो वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ A से D के तरफ। और A से D कितना होता है, A से D होगा AC माइनस DC, है ना। A से D कितना हुआ, A से D हो गया AC माइनस DC। AC हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो थ्रेड का लेंथ है L। और DC कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो यही हुआ AD इजकल टू AC माइनस DC। तो AC तो हो गया पूरा थ्रेड का लेंथ, है ना। और DC क्या हो गया, ये जो DC हुआ, DC कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ DC। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर हम ध्यान दें, DCB ट्रायंगल पे ध्यान दें, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि CB इंटू कॉस 45 डिग्री। CB क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस 45 डिग्री क्या हुआ, कॉस 45 डिग्री हुआ बेस यानी कि CD बाय हाइपोटेन्यूज यानी CB, है ना। तो हम कह सकते हैं बेस बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय 45 डिग्री यानी CB कॉस 45 डिग्री, है ना। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस 45 डिग्री। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि ये जो AD है, AD बराबर क्या हो गया, AC हमारा पूरा लेंथ हो गया इस स्ट्रिंग का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक AC हुआ, AC ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, माइनस L बाय √2। ये CB कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, L बाय √2, है ना। क्योंकि CB हमारा क्या हुआ, CB हमारा ये लेंथ हुआ, ये भी हो गया थ्रेड का लेंथ L, और cos 45 डिग्री क्या हो गया, वह हो गया 1/√2। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। AD निकल गया हमारा। तो वर्क डन जो है mg फोर्स के द्वारा, अगर मान लिया जाए कि वह है WMG, मान लें कि ये जो mg फोर्स है इसके द्वारा किया गया वर्क जो है वह WMG है, तो WMG कितना हो जाएगा, WMG हो जाएगा mg वेट फोर्स और AD डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि वेट फोर्स तो हर समय वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो हम वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट AD निकाले A से D के तरफ, तो वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट AD और mg फोर्स हर समय वर्टिकल के अलोंग लग रहा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देगा, mg के द्वारा किया गया वर्क डन देगा, है ना। तो ये हो गया हमारा AD ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, mg हो गया नीचे की तरफ वेट फोर्स। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, AD डिस्प्लेसमेंट ऊपर के तरफ और mg नीचे के तरफ, है ना, वेट फोर्स, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो यहाँ लिख दिया हम लोग cos 180 डिग्री, और ये जो हमारा हो गया, है ना। और AD का वैल्यू कितना हुआ, AD का वैल्यू होगा L-L/2। A से D, ये जो A से D के तक जो हुआ ये लेंथ क्या हो गया, L-L/2। mg का mg यहाँ उतर गया, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो ये वर्क डन बाय mg वेट फोर्स निकल जाएगा, है ना। अब हम लोग ये इसको सॉल्व करेंगे, cos 180 डिग्री होता है -1, ये -1 हो गया। तो अब ये -1 सामने में माइनस लिख दिया, mg इंटू L-L/2, ये हो गया वेट फोर्स ड्यू टू mg वेट फोर्स, वर्क डन ड्यू टू mg वेट फोर्स। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F, यानी WF को निकालेंगे, यानी ये जो कांस्टेंट फोर्स है इसके द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है। कब, जब बॉब यहाँ से A से B के तक आया, A इनिशियल पॉइंट से B फाइनल पॉइंट तक आया, तो ये वर्क डन मान लीजिए कि WF है ना। तो हम कह सकते हैं कि WF दैट विल बी इक्वल टू फोर्स F फोर्स डॉट DB डिस्प्लेसमेंट। देखिए समझिएगा बात को, ये जो F फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कभी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हर समय इसका मैग्नीट्यूड mg है, डायरेक्शन हर समय हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग
लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज है, यानी कांस्टेंट फोर्स है। इसलिए डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ पर इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dB। अब देखिए ये जो बॉब जब ए से बी के तरफ आ रहा है इस आर्क के अलोंग, तो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी से बी के तरफ, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी टू बी, यानी कि डी बी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट डी बी दोनों तो पैरेलल वेक्टर हो गया ना, दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया, यानी दोनों वेक्टर एफ और डी बी के बीच में जो एंगल है वह कितना होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट डीवी वेक्टर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमको, cos 0 डिग्री 1 होता है, एफ का एफ उतर गया, डीवी कितना हुआ, डीवी तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यह हुआ L/√2, तो यहाँ L/√2 लिख दिए। तो वर्क डन बाय इस एक्सटर्नल फोर्स एफ, ये जो एफ फोर्स है अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय एफ अप्लाइड फोर्स, वह क्या हो गया, एफ इंटू L/√2 हो गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय डाउनवर्ड वेट फोर्स ये निकल गया, वर्क डन बाय कांस्टेंट एफ फोर्स निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय दिस वेरिएबल टी टेंशन फोर्स, जो थ्रेड में टी टेंशन, इसके द्वारा कितना वर्क हो रहा है। तो सपोज मान लीजिए कि बॉब एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx कर रहा है लॉन्ग द आर्क ए बी। मान लीजिए कि ये बॉब जो है ना ये एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है dx अलोंग द आर्क ए बी। आर्क क्या है हमारा, आर्क तो हमारा ये ना ए से लेके बी के तरफ ऐसे मुड़ रहा है, ये आर्क हो गया। लेकिन इस आर्क पर बहुत अगर हम छोटा सा एंगल ले, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले, ये डी थीटा अगर हम छोटा सा ले, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बनेगा, देखिए 45 डिग्री का जो आर्क बन रहा है वह क्या बन रहा है, वह ए से लेके ऐसे गोल घूमते हुए या बी तक ये ए बी आर्क बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 45 डिग्री को। लेकिन ये जो छोटा सा एंगल है एलिमेंटल एंगल जो बोलेंगे डी थीटा, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स को। हाँ, किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स को। जबकि ये बॉब जो है हम मान लिए 2 इंस्टेंट, जब बॉब जो है छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट करता है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है अलोंग आर्क ए बी। इस इंसिडेंट को ध्यान में लाइए, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कीजिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो टेंशन टी है ना वह क्या कर रहा है, वह एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या टेंशन टी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, है ना। ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है इसके साथ टेंशन टी कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलॉन्ग होगा ना, और ये जो थ्रेड है ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि एलिमेंटल वर्क जो किया जाएगा टेंशन टी के द्वारा वह क्या होगा, वह डी डब्ल्यू टी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डी एक्स एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को करने में जो एलिमेंटल वर्क हुआ इस टेंशन के द्वारा वह डी डब्ल्यू टी है। और डी डब्ल्यू टी कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा टी टेंशन, ये जो टी टेंशन है और ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हम एलिमेंटल वर्क डन कर सकते हैं टी टेंशन इंटू डी एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि टेंशन और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो टोटल वर्क जो किया जाएगा इस टी टेंशन के द्वारा बॉब पर, है ना, वह पूरे आर्क लेंथ के अलोंग, मतलब कि इस बॉब को इस पूरे ए बी आर्क के अलोंग ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो टोटल वर्क करेगा या टी टेंशन मान लिए कि ये हो गया डब्ल्यू टी, हाँ, वर्क टोटल वर्क डन बाय टी टेंशन। तो ये डब्ल्यू टी कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटल वर्क डन जो है ना टी टेंशन के द्वारा डी डब्ल्यू टी, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी, है ना। जब बॉब यहाँ पर है तो आर्क का लेंथ क्या है, 0 है, आर्क का लेंथ 0 है। और जब वह फाइनली पॉइंट बी पर आया तो आर्क का लेंथ क्या हो गया, वह हो गया आर्क ए बी, है ना। तो
ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। अब इस एलिमेंटल वर्क डन को जो है टी टेंशन के द्वारा जो एलिमेंटल वर्क डन हुआ ये इंटीग्रेट हुआ। तो ये जब इंटीग्रेट हुआ तो अब हम लोग फर्दर जब इंटीग्रेशन को प्रोसीड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टी टेंशन और ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट और ये कॉस 90 डिग्री, तीनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलिमेंटल ये जो वर्क डन है ये तीनों का प्रोडक्ट होगा, है ना। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, t इंटू डी एक्स इंटू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो मिला, क्योंकि देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वह ज़ीरो होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा WT क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने से पहले समूचा ज़ीरो कर दे रहा है, ये ज़ीरो हो गया ना, तो वर्क डन बाय टी टेंशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि इनिशियल स्पीड जो है बॉब का वह vi है, कहाँ, जब वह बॉब पॉइंट ए पर है, और फाइनल स्पीड जो है बॉब का वह क्या है, वह जो है vi तो ज़ीरो है। क्वेश्चन में बोल दिया गया कि बॉब शुरू में रेस्ट पर था, तो vi क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और फाइनल स्पीड जो है बॉब का vf मान लिए, ये रहा हमारा फाइनल स्पीड बॉब का vf। जब बॉब यहाँ पॉइंट बी पर पहुँचा तो उस समय इसकी फाइनल स्पीड vf है। तो हम क्या करेंगे, अब कंसिडर करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कहता है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे, उनके द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा वह किसके बराबर होगा, वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, एक डाउनवर्ड mg, एक कांस्टेंट फोर्स f और तीसरा वेरिएबल फोर्स t टेंशन। तो तीनों के द्वारा वर्क डन निकालेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, यह हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन बाय mg फोर्स, ये हो गया वर्क डन बाय f फोर्स, और ये हो गया वर्क डन बाय t टेंशन। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वर्क डन, यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हाफ mvf स्क्वायर, यानी हाफ इंटू मास ऑफ द बॉब इंटू फाइनल वेलोसिटी vf ऑफ द बॉब स्क्वायर, माइनस हाफ mvi स्क्वायर। vi क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया बॉब का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले तो यही निकाले थे, वर्क डन बाय mg फोर्स। तो mg फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना निकला था, वह निकला था माइनस mg l ब्रैकेट में l माइनस एल अपॉन अंडर रूट टू। वर्क डन जो है कांस्टेंट f फोर्स के द्वारा कितना निकला था, वह निकला था f इंटू एल एल बाय अंडर रूट टू। और वर्क डन बाय टी टेंशन कितना निकला था, वह निकला था ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो हो गया। ये हो गया हाफ mvf स्क्वायर, यही vf तो हमको कैलकुलेट करना है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वह ज़ीरो है, क्योंकि बॉब शुरू में रेस्ट पर है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, है ना, क्योंकि ये जो हाफ mv स्क्वायर है ये इतना सा पार्ट हो गया हमारा ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। और ये जो f है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कांस्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लेफ्ट से राइट लग रहा था इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही जितना कि बॉब का वेट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो mg हो गया यहाँ, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व किए हम लोग तो mg कॉमन था तो ये l के साथ मल्टीप्लाई करके mgl हो गया माइनस mgl, इधर ये लिख दिए mg इंटू एल अपॉन अंडर रूट टू। यहाँ पर फिर हम लोग लिए इसको, ये जो का त्यों उतर गया, ये ज़ीरो हट गया और ये हो गया हाफ mvf स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, mgl और mgl अपॉन अंडर रूट टू प्लस mg ब्रैकेट में l अपॉन अंडर रूट टू। तो इसमें जो m है ये कॉमन है, इसमें भी m कॉमन है, इसमें भी m कॉमन है, तो यहाँ m को कॉमन आउट कर लेंगे तो ये तीनों एक जगह आ गया, ये m रहा, तो ये m और ये m दोनों m क्या हो गया, कट गया, है ना, दोनों m कट गया। तो दोनों कटने पर हमको ये अब मिलेगा, है ना। फर्दर क्या देख रहे हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये gl है माइनस gl, ये है प्लस g इंटू एल अपॉन अंडर रूट टू, और ये भी है g इंटू एल अपॉन अंडर रूट टू। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ये हो गया g इंटू एल अपॉन अंडर रूट टू, एक हो गया ये g इंटू एल अपॉन अंडर रूट टू। तो हम इसको फाइनली क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g इंटू एल अपॉन अंडर रूट टू,
यहाँ 2 लग गया है ना, और ये माइनस जी एल रहा, ये हाफ वी एफ फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर हो गया। तो इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, g इंटू एल अपॉन √2। तो एक √2 नीचे है और ये एक ऊपर कट गया है ना। तो फर्दर हमको क्या बच जाएगा, हमको ये बच जाएगा माइनस जी एल प्लस √2 जी एल दैट इज इक्वल टू हाफ वी एफ स्क्वायर। फर्दर अब हम कह सकते हैं क्या, वी एफ स्क्वायर बराबर ये 2 इधर आएगा तो ये हो गया 2 माइनस जी एल प्लस √2 जी एल। फर्दर क्या हो गया, ये वी एफ हो गया, तो हम वी एफ स्क्वायर है, तो हम लोग फर्दर जो है क्या कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हम लोग यहाँ क्या किए हम लोग, सिंपल ये जो √2 जी एल इसको उठा करके हम लोग इधर ले आए है ना, ट्रांसपोज कर दिया, और ये जो माइनस जी एल इसको उठा करके इधर ले आए, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ये 2 आगे में रहा, ये वी एफ स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। तो वी एफ क्या हो गया, वी एफ स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं अब हम लोग, देखिए यहाँ जी एल कॉमन है, ये जी एल भी कॉमन है, ये जी एल भी कॉमन है, तो यहाँ पर जी एल कॉमन आउट कर दिए, ये हो गया √2 माइनस 1, क्लियर है। और ये जो वी एफ अब हम कह सकते हैं वी एफ √2 जी एल ब्रैकेट में √2 माइनस 1, ये हमारा आ गया। यही तो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना, यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो ये कैलकुलेशन आप देखें, समझ में आया ये कैलकुलेशन कैसे ये चला, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जब ये फाइनल स्पीड हमारा एक तरह से निकल गया, जब बॉब जो है पॉइंट बी यानी फाइनल पॉइंट पर पहुंचा जो क्वेश्चन में निकालने कहा था। तो इस प्रकार हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा भी आया होगा, है ना, सीखे कुछ नया, है ना। एंड दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू टू यू। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। तो मैं बस यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, भूलिएगा नहीं, और कमेंट्स लिखना भी नहीं भूलना है, आप लिखिए कमेंट्स, है ना। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।